नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट बीकानेर राजस्थान से। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस क्या है, ये क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये बढ़ सकती है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोरियासिस क्या है। सोरियासिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपके शरीर पर जगह जगह पर लाल लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं और इन पर खुजली करने पर पाउडर की फॉर्म में स्किन उतरती है। तो सोरियासिस किस वजह से होता है? सोरियासिस एक काफी आम बीमारी है जो कि जनरल पॉपुलेशन में 1 to 2% लोगों में देखी जा सकती है। आमतौर पर ये आपके सिर से शुरू हो सकती है या फिर शरीर के एक्सटेंसर एस्पेक्ट्स पर देखी जाती है, यानी कि कोहनी पर, घुटनों पर और कुछ लोगों में हाथों और पैरों पर भी इसे देखा जा सकता है, जिसे हम पामोप्लेंटर सोरियासिस कहते हैं। तो सोरियासिस में क्या होता है? ये एक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज है। इसका मतलब है कि इसमें आपकी स्किन के नीचे कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन का प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है, यानी कि आपकी स्किन अधिक मात्रा में बनने लग जाती है। इस वजह से आपकी जितनी स्किन बनती है वो पूरी स्किन झड़ नहीं पाती है और इस वजह से स्किन पर लाल लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जिसे हम सोरियासिस के रूप में जानते हैं। स्किन की सबसे निचली परत को बेसल लेयर के नाम से जानते हैं। इस बेसल लेयर से नए स्किन सेल बनकर स्किन की ऊपरी परतों की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। नॉर्मल स्किन में इस प्रोसेस में टोटल 28 से 30 दिन का टाइम लगता है, लेकिन सोरियासिस में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। बेसल लेयर से सेल्स बहुत तेज़ी से बनते हैं और ऊपर तक शिफ्ट होने में इनको 28 से 30 दिन की जगह केवल 3 से 5 दिन का टाइम लगता है और इस वजह से स्किन थिक हो जाती है। कुछ केसेस में सोरियासिस कुछ अन्य बीमारियों के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डिप्रेशन इत्यादि। तो सोरियासिस किस उम्र में ज्यादा होती है? होने को तो सोरियासिस किसी भी उम्र में शुरू हो जाती है, लेकिन वैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक बाई मॉडल कर्व फॉलो करता है। मतलब ज्यादा इंसिडेंस दो एज ग्रुप्स में होता है, एक तो 16 से 22 साल की उम्र के बीच में और दूसरा जो इसका पीक आता है वो आता है 50 साल से 60 साल की उम्र के बीच में। यदि कम उम्र में सोरियासिस का ऑनसेट होता है तो उस केस में सोरियासिस ज्यादा सीवियर हो सकता है, यानी कि ज्यादा तीव्र हो सकता है और ये फैमिली हिस्ट्री के साथ भी एसोसिएटेड होता है। यानी कि यदि आपको कम उम्र में सोरियासिस है तो इस चीज का ज्यादा चांस है कि आपकी फैमिली में आपके किसी रिलेटिव को भी सोरियासिस की प्रॉब्लम है। दोस्तों, वैसे तो सोरियासिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, एक अंदरूनी बीमारी है स्किन की, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिगर होते हैं जिनसे कि कंट्रोल हुए सोरियासिस के पेशेंट में भी सोरियासिस की बीमारी अचानक से फ्लेयर अप हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। ये ट्रिगर होते हैं नंबर 1 इन्फेक्शंस। कई बार गले के नॉर्मल इन्फेक्शन से, स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस से सोरियासिस की बीमारी अचानक से बढ़ जाती है। कई बार एडोलेसेंट्स में, यानी कि किशोरावस्था में जब ये बीमारी पहली बार होती है तो इसे गट्टेट सोरियासिस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 स्ट्रेस। किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस से या एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस की वजह से भी सोरियासिस की बीमारी फ्लेयर अप हो सकती है। नंबर 3 कुछ ड्रग्स जैसे कि बीटा ब्लॉकर इस बीमारी को फ्लेयर अप कर सकते हैं। नंबर 4 स्किन ट्रॉमा या स्किन डैमेज, इसे हम कोबलर फिनोमिनन कहते हैं। जिन लोगों में सोरियासिस की बीमारी पाई जाती है उनमें स्किन पर किसी तरह की चोट लगने पर उस जगह पर सोरियासिस की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनसे कि आपकी सोरियासिस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। ज्यादा ड्रिंक करने से सोरियासिस की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके अलावा टोबैको कंजम्पशन से भी सोरियासिस का डायरेक्ट कनेक्शन है। किस पेशेंट में सोरियासिस की बीमारी कितना फैलेगी ये अच्छी तरह से बता पाना संभव नहीं है। कुछ लोगों में ये बीमारी केवल हाथ और पैर पर सीमित रहती है, उसे हम पामोप्लेंटर सोरियासिस कहते हैं। कुछ लोगों में ये केवल सिर पर सीमित रहती है, इसे हम स्कैल्प सोरियासिस कहते हैं। स्कैल्प सोरियासिस के कई पेशेंट्स का डायग्नोसिस बहुत लेट होता है क्योंकि दिखने में ये बीमारी डैंड्रफ की तरह नजर आती है। तो कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बहुत साल से एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे होते हैं ये सोचकर कि उन्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम शैम्पू से पूरी तरह रिलीव नहीं होती है। थोड़ी कम जरूर हो जाती है पर पूरा आराम नहीं आता है। फिर जब वो हमें दिखाते हैं फिर पता चलता है कि एक्चुअली वो बीमारी सोरियासिस की थी। इसके अलावा सोरियासिस में कई तरह के नेल चेंजेस भी होते हैं, यानी कि नाखून में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। इसमें अलग अलग तरह के स्पॉट्स बन सकते हैं नेल बेड में, और पिटिंग नाम से एक चीज होती है जिसमें कि छोटे छोटे से पिट्स या गड्ढे बन जाते हैं नाखून में।
दोस्तों, सोरियासिस का ट्रीटमेंट आपको हमेशा स्किन स्पेशलिस्ट की राय से ही लेना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट खुद से ट्रीटमेंट ले लेते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर से या फिर किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से सोरियासिस का ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जो कि इसे एक्जिमा समझकर इसमें पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे देते हैं। स्टेरॉइड्स लेने से सोरियासिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और इसका एक बहुत भयंकर रूप होता है जिसे सोरियाटिक एरिथ्रोडर्मा कहते हैं। सोरियासिस के केसेस में स्टेरॉइड यूज करने से सोरियासिस की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़कर सोरियाटिक एरिथ्रोडर्मा में भी परिवर्तित हो सकती है, जिसमें ये आपके पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेती है और ऐसे केस में पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। सोरियासिस के ट्रीटमेंट में कई तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज होता है, लेकिन इनका यूज आपको टोटली डॉक्टर की गाइडेंस से ही करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक ये दवाइयां लेने से कुछ तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिनके लिए कुछ जांचें रेगुलरली करना और मॉनिटर करना पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल सोरियासिस के ट्रीटमेंट में कुछ नए ड्रग्स भी आ गए हैं जिन्हें कि हम बायोलॉजिकल्स के नाम से जानते हैं। इन ड्रग्स का सोरियासिस में बहुत अच्छा रिजल्ट है और साथ ही साइड इफेक्ट्स के इंसिडेंस भी बहुत कम है। तो दोस्तों, सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक तरह की लंबी बीमारी है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है, एक क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन हमें इससे हताश निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में सोरियासिस के बहुत तरह के इलाज उपलब्ध हैं। तो यदि आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो आप खुद से इसका ट्रीटमेंट ना करें, एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं और स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा इसके कुछ ट्रिगर्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। ड्रिंकिंग टोटली अवॉइड करें। स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग यानी कि तंबाकू का किसी भी रूप में कंजम्पशन आप अवॉइड करें और जहां तक हो सके स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सोरियासिस के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपको इस बारे में और कोई सवाल है या फिर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना हो तो दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।